कहाँ शिकायत किए हैं माननीय सदस्य जी बता दें, निश्चित तौर पे उस पर जांच करा लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माइनिंग ऑफिस में पंचायत के द्वारा मैं कल उसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगी और इसमें शिकायत पंचायत के तरफ से जनपद सदस्य सरपंच के द्वारा की गई थी, जिसमें मेरी अनुशंसा भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलतः ये माइनिंग डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, आप गृह मंत्री हैं, जो हमारे यहाँ गया है और माइनिंग से जानकारी जो मिली उसके अनुसार में 4 शिकायतें थी, उसका निराकरण हो गया है। माननीय सदस्य जी ने अगर शिकायत किया है तो जानकारी दे दें, मैं विभाग को भिजवा देंगे और निश्चित तौर पर उस पर जांच हो जाएगी। माननीय श्री नरेंद्र चंदेल ने कहा गलत जानकारी दी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी जिम्मेदारी से। उसमें तो नियम था, कार्रवाई की घोषणा होनी चाहिए। जानकारी क्या देंगे, क्या लेंगे? जब माननीय विधायक महोदया बोल रही गलत जानकारी दी गई, विधायक सत्तारूढ़ दल की विधायक है और जानकारी गलत दी गई है, उनने माइनिंग के लिए कहा है, गृह मंत्री के लिए नहीं कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नगरीय निकायों में आवास से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, परिशिष्ट में भी उत्तर है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक जांजगीर चांपा जिला के नगरपालिका जांजगीर नैला में प्राप्त 385 आवेदनों में से मात्र 199 स्वीकृत करने तथा नगरपालिका अकलतरा में 259 में से 127 स्वीकृत करने तथा शेष आवेदन निरस्त करने के क्या कारण है? एक दूसरा, माननीय कि कितने आवासों का लक्ष्य सारे नगरीय निकायों में रखा गया था? ये पूरे जिले से संबंधित है, जांजगीर चांपा और शक्ति जिले से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पूरी जानकारी दी है और जांजगीर चांपा में इस जिले के जितने निकायों की जानकारी उन्होंने मांगी, मैंने उनको दे दी है। दूसरा, जांजगीर चांपा में 259, ये माननीय सदस्य बोल रहे हैं, ये सर्वे बेस्ड होता है, लक्ष्य बेस्ड नहीं होता। बीएलसी जो होता है वो सर्वे बेस्ड होता है, लक्ष्य बेस्ड नहीं होता। तो सर्वे में जितने नाम आए हैं उतने नाम जो डीपीआर में रहते हैं उसके आधार पर स्वीकृति की कार्रवाई की जाती है, उसी आधार पर स्वीकृत हुआ है। तो 2022-23 में 31/1/2023 तक स्वीकृत आवासों की संख्या जो है असेसमेंट सर्वे के आधार पर 259 है जांजगीर चांपा का। और आपने अकलतरा का पूछा है, 259 वहां का है, 127 जो है आवास स्वीकृत हुए हैं। इसमें कुछ कर्टेल हुए हैं, डीपीआर में कुछ जानकारी आई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो बचे हैं जांजगीर नैला के 186 और अकलतरा के 132, ये स्वीकृति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने दिन से लंबित है और जो अस्वीकृत है उनके कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हाँ बिल्कुल कारण, कोई ना कोई वैधानिक कारण होगा। वो गरीब आदमी है, आवास की बात है, और सब मेरी जानकारी में 1.5 साल से ऊपर हो गए। तो आप लोगों ने कोई पत्राचार किया कि कब उसकी स्वीकृति प्राप्त होगी? अब तक स्वीकृति क्यों प्राप्त नहीं हुई है? माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय आवास में तो नेताजी खूब आप घर भी घेरे, खूब किए, इसके बाद भी नहीं निपट पाया। माननीय, मैं एक साथ मैं पूछ लेता हूं, बता देंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगरपालिका जांजगीर नैला में प्राप्त आवेदनों की संख्या 326 बताई गई है, जबकि वार्ड क्रमांक 14 में ही लगभग 30 से अधिक व्यक्तियों के आवेदन आज तक लंबित हैं। मेरे पास सूची भी है, मैं आपको अभी दे सकता हूं, सदन के पटल पर रख सकता हूं। तो आप बता दें कि अभी तक उनके आवेदनों पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, और निरस्त जो हुआ है उसके निरस्त होने के क्या कारण है? हाँ, निरस्त होने के कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीपीआर बनता है, सर्वे होता है, उसके बाद स्वीकृति की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है, और हमारे यहाँ से प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है और वहां से जब आएगी स्वीकृति तभी उन पर कार्य प्रारंभ होगा। और दूसरे बहुत सारे डीपीआर माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो डीपीआर बने 2018 के पहले के हैं,
उसमें बहुत सारे ऐसे जगहों में दे दिया गया है, डीपीआर बनाया गया है जो जमीन उसकी है ही नहीं, पक्के मकान हैं, तो उसमें स्वीकृति का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए इसमें जो स्वीकृति है वो काटी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय। सौरभ सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1 में माननीय मंत्री जी का जवाब आया है 2022-2023 में अकलतरा में 127 आवास स्वीकृत हुए हैं और बलौदा में 259 आवास स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृति के विरुद्ध भुगतान 10 महीने में 0 है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन हितग्राहियों को भुगतान क्यों नहीं दिया गया 10 महीने में? आपने स्वीकृत किया, जो स्वीकृत किया उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान की एक निश्चित प्रक्रिया है। जैसे जो काम प्रारंभ करता है फाउंडेशन लेवल तक हो जाता है, उसमें 25% राशि उपलब्ध कराने का है। अब जब काम ही प्रारंभ नहीं करेंगे, बहुत सारे जगहों में काम प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिए नहीं हुआ है, या जो लक्ष्य है उसका लिंटर लेवल तक काम हो गया है, तो उतने का भुगतान, जितना काम करेंगे उतना भुगतान होगा। मूल्यांकन सत्यापन के बाद भुगतान होता है। अध्यक्ष महोदय, 0 है, 0 जवाब में आया है 0। एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया है। किसी हितग्राही को कुछ पैसा देता तो समझ में आता, एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया है। आप जवाब देख लीजिए। ठीक है, एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया, किसी भी हितग्राही को 1 भी रुपए नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आप अपने वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से पैसा दीजिए। आपके मोदी जी ने तो पूरा पैसा रोक के रखा हुआ था, इसीलिए तो लेट हुआ। ये क्या है? एक हितग्राही को 1 पैसा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्यों नहीं दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब काम प्रारंभ नहीं हुआ है तो पैसा कैसे देंगे? काम प्रारंभ होगा तभी तो पैसा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, बलौदा नगर पालिका में 200 लोगों के प्रकरण को सीएमओ ने 2 महीने से पैसा नहीं मिलने के कारण, घूस का पैसा नहीं मिलने के कारण रोक कर रखा है प्रकरण। 200 प्रकरण बलौदा नगर पालिका में, और इसमें एडवांस देने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं 0। आप एडवांस नहीं देंगे हितग्राही को, तो हितग्राही काम कैसे चालू करेगा? कहां प्रावधान है, किस नियम में लिखा है एडवांस देने का? मैं आपको ये बोल रहा हूं, 200 लोगों का प्रकरण बलौदा में आज दिनांक में पेंडिंग है, पति मंगवा ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 पेन स्वीकृत है, काम प्रारंभ होगा तभी तो पैसा देंगे। प्रारंभ हो गया है, काम प्रारंभ हो गया है, काम वहां पर प्रारंभ हो गया है। सीएमओ ने फाइल रोक कर रखी है क्योंकि सीएमओ को जो मिलना है, जो अपेक्षा है, वो मिल नहीं रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास का मामला है, गरीबों का मामला है, क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे क्या? चलिए आप पूछिए चंद्राकर जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ 0 क्यों है, 0 क्यों है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो एडवांस देने का प्रावधान इसमें नहीं है, पहले सदस्य जी अपना जानकारी दुरुस्त कर ले। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो जियो टैगिंग कर कार्य प्रारंभ करने पर फाउंडेशन के लेवल पर 25% देने का प्रावधान है। दूसरा, बलौदा में हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं आपको बता देता हूं। बलौदा में जो स्वीकृत आवास हैं वो 1 जनवरी 20 से 23 तक का बता देता हूं आपको, पूरा जानकारी ले लो। आधार पूरा जानकारी में जिसमें आप 0 बोल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसी साल का बता दीजिए भैया। देखो, जवाब में 0 बोल रहे हैं। सुनिए ना, आप पैसा दे दिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। इस साल का 11 महीने में आपने 1 रुपए नहीं दिया, इसी को पूछ रहा हूं मैं। इसी साल का पूछ रहा हूं। वो प्रावधान ही है। एक तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि इस साल में आपने क्यों नहीं पैसा दिया? 11 महीने में आपने पैसा क्यों नहीं दिया हितग्राही को? इसी साल का बता दीजिए पुराना। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है, जियो टैगिंग करने के बाद काम प्रारंभ करना है। अब जब काम जियो टैगिंग हुआ ही नहीं, काम प्रारंभ नहीं हुआ, तो पैसा कैसे देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मंत्री जी जांच करा ले। 200 जगह पर की फाइल रुकी हुई है, सारे प्रकरणों में जो टैगिंग हो गई है, सारे प्रकरणों में काम चालू हो गया। मंत्री जी जांच करवा लेना, सीएमओ को। अगर काम प्रारंभ हो गया है तो उसका मूल्यांकन कर लेंगे, लिंटर लेवल तक आएगा तो पेमेंट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200 लोगों की फाइल पेंडिंग है, मंत्री जी चेक करवा ले। मंत्री जी का ये छोटा मामला है, मंत्री जी तक नहीं आता, वो नीचे में निपटा देते हैं उस मामले को। चलिए चंद्राकर जी, वो भी मामला आता है। चंद्राकर जी बोलिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ओर से पूछना चाहता हूं या मेरी ओर से आप पूछ दीजिए। मेरे आज के एक प्रश्न में 1,29,000 मकान पूरे प्रदेश में स्वीकृत हुए। टोटल प्रगति 24% है, टोटल पूर्णता की। आप पूरे परिशिष्ट को पढ़ लीजिए। 1920 में जो स्वीकृति और आरंभ है वो 0 है। 2021 में निर्माण प्रारंभ जो है 15 है, उसके बाद में 87 और उसके बाद में 0। मैं ये जानना चाहता हूं 20 से जो शुरू किया है आपने, 21 से जितने मकान 298 स्वीकृत किए हैं अलग अलग नगर पंचायतों में, उसमें से सभी में कितने मकान शुरू हो गए और कितने मकान पूर्ण हो गए और कितने के प्रथम किस्त या द्वितीय किस्त या तृतीय किस्त मिल गए? आप जवाब देंगे क्या मंत्री जी? हाँ बिल्कुल बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। ये जो पूछ रहे हैं तो मैं इनको तो पूरे सालों का बता देता हूँ, एक साल नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय 2015-16 में ये स्कीम चालू 15-16 नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परिशिष्ट के अंदर प्रश्नों को अरे सुनना तो सीखो पहले। मैं पॉइंटेड पूछा हूँ। 15-16 कहानी ये समय काटने वाला काम मत करे। मंत्री जी का जवाब आ रहा है, जब दे रहे हैं तो सुनो तो भाई। पूछ रहे हो तो सुन भी लो। पहले सुनने का अरे जब से सुनेंगे तब से सफल नहीं होने वाला है। जब से साथ हुआ तब से सुनो। सफल नहीं होने सुनने में क्या दिक्कत है? चलिए बैठे आप लोग प्लीज। बृहस्पति जी आप लोग बैठे भाई, बैठे बैठे। बहुत कीमती समय है, बर्बाद मत करो। सदन में कमजोर हृदय वाले भी बैठते हैं। नहीं ये प्रश्न ऐसा कभी नहीं हुआ। ये नई परंपरा विकसित हो रही माननीय अध्यक्ष महोदय है तो जवाब मंत्री जी का अरे सुन लेंगे ना, आप बैठ तो जाओ। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रश्नकाल का समय लिमिट होता है भाई, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगातार जो बाधित कर रहे हैं, मंत्री हमारे सक्षम है। मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं भाई। जवाब मैं तो दे रहे हैं। आप बृहस्पति सिंह जी बैठे, आप बृहस्पति सिंह जी बैठे। ये प्रश्नकाल के अलावा बहुत सारे चर्चा के जिस दिन से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इनको ट्रेनिंग देके भेजा गया है ना, पूरे सदन को ये लोग चलिए चलिए मंत्री जवाब आप क्या करोगे सदन के बारे में? ट्रेनिंग लेकर नहीं आए। अरे आप लोगों को तो फाइल देखने के बाद आप लोग क्या जवाब चलिए बैठ जाइए गोरा जी, बैठिए प्लीज। आप भी बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए 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 बैठिए। अभी चलिए जवाब दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता सदस्य है, मेरे उत्तर देने के पहले ही खड़ा हो जाता है। पहले उत्तर तो सुन ले, उसके बाद खड़ा होकर वक्तव्य शुरू करे। उत्तर दे दीजिए। चलिए तो तुम ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 का मैं बता देता हूं। जांजगीर चांपा में, खरौद में स्वीकृत आवासों की संख्या जो उस समय जांजगीर चांपा में 787 है। जांजगीर चांपा 2 स्वीकृत आवास हैं और जांजगीर चांपा के अंतर्गत खरौद में 83 स्वीकृत हैं। ये तो पढ़ लिया हूं मैं। और क्या सुनना है? पढ़ तो जो जवाब दे दिया। मैंने पूछा है कि इसमें कितने पूर्ण हो चुके हैं, कितने अप्रारंभ हैं और पूर्ण हुए हैं उनको, अधूरे उनको कितनी किस्त मिल गई? पूर्ण की जानकारी दे दीजिए इनको बस। मैं बता देता हूँ। पूर्ण की जानकारी दे दीजिए, कब तक पूर्ण होगा। जांजगीर चांपा जिला में भौतिक प्रगति मैं बता देता हूँ। ये आप कहाँ का सुनना पसंद करेंगे? किस निकाय का वो पूछ रहा हूँ आपको। अकलतरा का बता देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वीकृत हुए हैं वो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, इसीलिए तो मैं बता देता हूँ। जो स्वीकृत आवास है अकलतरा का 127 है और वो कार्य अप्रारंभ है, इसलिए भुगतान नहीं हुआ। एक मिनट सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। पहले बीच में मत खड़े हो ना, मेरा सुन लो, मेरा सुनने का खड़े हो। भाषा सुधारिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इनके नौकर चाकर तो सुन ले।
हम लोग इनके नौकर चाकर नहीं है। ये ठेका नहीं ले लिया है। करने में जा रही है। 4 लोग ठेका ले लिए, किसी को नहीं बोलने देने का। चंद्राकर जी, 90 लोगों का सदस्य, 90 लोगों की विधानसभा है, सबको बोलने का 17 मिनट हो गए, 4 लोग ठेका ले लिए। सदस्य बैठे हैं प्लीज, सब सम्मानित सदस्य बैठे हैं, कोई किसी के नौकर चाकर के लिए उपयोग करूंगा। बैठे हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आपन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना मा आप जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार है। संगवारी हो आज माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास का मामला है, जनता का मामला है और वहाँ पर सीएमओ सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में गरीबों से पहले पैसा लेता है, उसके बाद आवास स्वीकृत करने की बात करता है। और हम मंत्री जी से जवाब के संतुष्ट हैं, हम मंत्री जी से संतुष्ट हैं जवाब से। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच निष्पक्ष जांच और हम मंत्री जी के जवाब कर रही है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने कार्यकाल की बातें बता रहे हैं, इसको विलोपित किया जाए। बिना प्रमाणित जो भी ऐसे शब्द आए हैं इस प्रकार से उनको विलोपित करता हूँ। सदन को गुमराह करना, हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं और हम सदन से बहिर्गमन करते हैं। पुन्नू लाल जी मोहिले, नहीं ऐसा मत, प्लीज ऐसा मत करें। चलिए पुन्नू लाल जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल के लिए 3 स्थान का मतलब चिन्हांकित किया गया है, जिसमें है अचानक मार, लोरनी और श्वेतगंगा। ये कब से किया गया है, चिन्हांकित घोषित किया गया है और शासन की मंशा क्या है? पर्यटन स्थल मात्र घोषित किया जाता है कि वहाँ के निर्माण कार्यों के लिए, वहाँ रख रखाव के लिए, जीर्णोद्धार के लिए या रिसोर्ट के लिए क्या राशि दी जाती है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष जी, इन तीनों स्थलों को जो चिन्हांकित किया गया है उसका दिनांक है अचानक मार को 2002 में, लोरमी को 2002 में, सेद गंगा को 8/11/2010। और रही सवाल इन जगहों के राशि का, काम का, तो जैसे जैसे कलेक्टर से प्रतिवेदन आते जाता है उसके अनुसार अपने बजट के प्रबंधन के हिसाब से हम लोग राशि स्वीकृत करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद स्वतः दिया है, मंत्री जी को पूर्व में दिया था। यहाँ तक और बता दूं, इनके सिवा अगर मैं फिर कहूँ, जैसे जैसे कलेक्टर को दिया जाता है, कलेक्टर से प्रस्ताव आता है और जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, सिर्फ कलेक्टर के बात को मानते हैं। प्रस्ताव जनप्रतिनिधि का आता है, उसको कलेक्टर को परीक्षण करके, जांच करके लिखने के लिए भेजा जाता है। कलेक्टर अपनी ओर से भी भेज सकते हैं अगर उनको लगता है तो। परीक्षण करने के बाद हम लोग यहाँ पर उसको बजट के हिसाब से राशि स्वीकृत करते हैं। जैसा आपने नीचे प्रश्न में खुद ही कहा है कि इन 3 जगहों की जानकारी दी, फिर नीचे आपने 5 जगह के लिए पूछा कि इसमें राशि कितनी स्वीकृत गई, उसका भी मैंने उल्लेख किया है। सेद गंगा में सामुदायिक भवन 5 लाख, खर्रा घाट 10 लाख, देवगांव 5 लाख, चकरभाटा 5 लाख। और ये आप मंत्री थे, आपके कार्यकाल की स्वीकृति है, आपने राशि जारी नहीं करवाई। माननीय 2021 का आपके मतलब विभाग का पत्र है, इसमें स्वीकृति का भी किया है और राशि के अभाव में नहीं दिया गया, ऐसा आपका तो अपने शासनकाल निकल गया, उसके बाद भी हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या राशि उपलब्ध कराएंगे। पर यह मैं कहना चाहूंगा, आप गए थे नवागांव करवा माता जी के जयंती में, धार्मिक स्थल में, उस समय भी आपने वहां आश्वासन पर्यटन के स्थल के लिए आपने आपको मांग की गई थी। उसके बाद लालपुर है, अमर टापू है और अमोरा, इनको क्या पर्यटन स्थल घोषित करेंगे या परीक्षण स्थल जांच करके राशि दिलाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय विधायक जी ने, वरिष्ठ सदस्य ने रखा है, वो जानकारी आ गई है मेरे पास, मैं उनको परीक्षण चलिए भेज दूंगा। भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, पूछने दीजिए। ठीक, ये तो खा का प्रश्न है, खा का भी उत्तर 1 मिनट। चलिए खा का चलिए आप पूछ लीजिए, मूल करता आप बाद में। ये 5 स्थानों के लिए आपने 4 स्थानों की राशि स्वीकृति की है। दूसरा, क्या उस राशि को स्वीकृति कर रहे हैं या दे रहे हैं कि नहीं, आपसे जानना चाहता हूं। चलिए मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल का है, ये राशि जारी नहीं की है, पर हम लोग जरूर ये जो स्वीकृति है वो राशि दे देंगे। धर्मजीत सिंह, अब एक प्रश्न आने दीजिए उनका, फिर आपको देंगे ना, समय देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिले के पर्यटन के दृष्टि से जो भी जगह चिन्हित हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कोई माइंस खदान नहीं है, वो सिर्फ खेती और पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। इस सदन में मैं कम से कम 20 बार माननीय मंत्री जी से बोला हूँ कि अचानक मार,
खुड़िया और जो मोहल्ले जी बता रहे हैं वो सब धार्मिक और सौंदर्य और प्राकृतिक परिपूर्ण से भरे हुए हैं, तो अचानक मार्ग में तो एक झोपड़ी तक नहीं बना है। ये तो मान के चलिए, और आप चाहेंगे भी तो नहीं बनवा सकते क्योंकि वहाँ अधिनायकवादी कानून चलता है। लेकिन खुड़िया में आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने जो जवाब दिया, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर 5 एकड़ जमीन एडवांस पोजेशन कलेक्टर से हम लोगों ने दिलवाया है। आपको इसमें जिक्र होना था, आपके जवाब में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि 5 एकड़ खुड़िया के राजीव गांधी जी के नाम से वो डैम है और राजीव गांधी जी के नाम का जलाशय, वहां पर भी आपने 2 रुपया नहीं दिया। 4 साल में सिर्फ कलेक्टर प्रतिवेदन देगा कि विधानसभा में हम जो बोल रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु आपकी सरकार मुंगेली जिले से नफरत करती है। वो इसलिए नफरत करती है कि वहां पर तीनों विधायक हैं, तीनों आपकी पार्टी के नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, ऐसा लिख देने से काम नहीं चलेगा। आप ये बोलिए कि अभी जो बजट आएगा, आपके टूरिज्म को जो पैसा मिलेगा उसमें खुड़िया और अचानक मार और बाकी अन्य जगहों के लिए राशि देंगे कि नहीं देंगे, इसकी घोषणा आप करिए। आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के अंग हैं, आपको इधर उधर दायां बायां पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, इसलिए आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे लोगों का क्या दोष है कि पर्यटन में जब इतना आपका विज्ञापन होल्डिंग छपता है, करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए, हजारों करोड़ खर्चा हो गया, तो मुंगेली वालों ने क्या गलती कर दिया है जो उनको आप पैसा नहीं देंगे? और कोई 100-200 करोड़ मांग नहीं रहे हैं, थोड़ा छोटा काम तो कर दो। राजीव गांधी के जलाशय में राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी है, वहां पर जब लोग जाते हैं तो खेत के मेड़ में और पत्थर के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। एक वहां पर छोटा सा पर्यटन कुटीर भी आप नहीं बनवा सकते? 4 साल में आपने एक झोपड़ी तक नहीं बनवाया वहां पर, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सदन में खड़े होकर जिम्मेदारी से ये बोले कि इन सभी पर्यटन स्थलों पर कुछ न कुछ पर्यटन के काम के लिए निर्माण किए जाएंगे। चलिए मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय विद्वान सदस्य ने जो कहा कि मुंगेली के प्रति ये सरकार भेदभाव करती है, ये पूर्णतः गलत है। हम लोग पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग की पूरी जिम्मेदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। रही सवाल पर्यटन की बातों का कि पिछले जब हमारी सरकार आई, प्रारंभ में 1 साल हमें काम करने का अवसर मिला, 1.5 साल कोरोना में सारे कामकाज बंद हो गए और उसके बाद अब हम लोगों ने काम शुरू किया तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे 14 जगह का विकसित हम लोगों ने कर दिया है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत हम लोग डोंगरगढ़ का काम हम लोगों ने हाथ में ले लिया है, सिरपुर का हमारा प्रोजेक्ट बना के हम लोगों ने भेज दिया है। अभी हम लोग राम वनगमन पथ के नाम से पूरा चिन्हांकित करके बना रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में सारे चिन्हांकित पर्यटन स्थल एक साथ 1 वर्ष में हो जाए, ये संभव नहीं है। हम लोग सीरियल से, लाइन से काम करते जा रहे हैं। मुंगेली में भी जैसा जैसा आएगा काम करेंगे। चलिए, आप संतुष्ट हैं? माननीय 1 मिनट। ये जैसा जैसा ऐसा वैसा में काम नहीं चलने वाला है। आप बोलिए, आप देंगे या नहीं देंगे? आप देंगे या नहीं देंगे, ये बोलिए। अरे आप तो, आपका मोटल सरगांव के पास है, उसमें सांप, बिच्छू, गंजेड़ी, नशेड़ी सब बैठे हुए हैं, उसी को तो साफ करवा दीजिए आप। कांग्रेस राज में बना था क्या वो मोटल? चलिए, आप एक प्रश्न करिए फिर उत्तर देंगे। वही आपका तो वहां अगर आके छिप जाए कोई लश्करे तोयबा का आदमी वहां छिप जाए तो 1 साल तक पुलिस आपका भी वही प्रश्न है और उनका भी है, तो एक साथ जवाब देंगे। चलिए आप बोलिए। जिले में चलिए, आप जवाब तो दीजिए ठीक से। आ जाएगा, वही है, उनका भी मांग वही है। जो आप दे भी देंगे तो कौन सा कर लेंगे? 3 महीने बाद तो आपका सबका पावर भी सीज हो जाएगा। चलिए मंत्री जी, आचार संहिता लगे। दोनों का तो एक ही सवाल है, मांग कर रहे हैं लोग। जी ने दे दिया उपाध्यक्ष महोदय जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भाई, आपको चंद्राकर जी का असर नजर आते दिखलाई दे रहा है। आप तो ऐसे न, चलिए आप प्रश्नकाल है, थोड़ा सा बैठ जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण छोड़ो, काल है। अभी देखो इधर आपका काउंट चलिए, अंतिम अवसर है। 4 साल बहुत मजा किए हो। अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्या होगा? प्रश्नकाल है, समय का महत्व है। आप थोड़ी बैठ जाइए, आप बोलिए। अंतिम है, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। माननीय ये कह रहे हैं कि अब भेदभाव नहीं बरतते, तो भेद को छोड़ दीजिए, भाव बरत दीजिए। और भाव करके जो
पर्यटन स्थल के आपने घोषित किया है, उसके रिसोर्ट है, संडास की व्यवस्था है, वहाँ का कुंड में राम जानकी मंदिर है, जीर्णोद्धार है, इनके लिए आप कम से कम बता दीजिए करेंगे कि नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि क्रमानुसार कहते हैं, हम किस क्रम में बता दीजिए, हमारा क्रम क्या है? एक कनक सुनबे का 15 साल ले काय करे इसका मंत्री रहे तो 10 साल ले तो ए बाबा ये 10 साल और 15 साल ले काय करे तो चलिए आप बैठ जाइए मंत्री जी। मैडम 4 साल में तुलसी चौरा नहीं बनवा पाए। इतने शर्म की बात है कि इन किसी भी पर्यटन स्थल में टूरिज्म बोर्ड ने 4 साल में तुलसी का चबूतरा तक नहीं बनवाया है। वहाँ की पब्लिक को आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं? चलिए कुछ बोल रहे हैं हमारे मंत्री में तो बहुत। चलिए आप हमारे मंत्री भैया, अभी उत्तर में आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने बताया ना, राम वन गमन पथ पूरा हम बना रहे हैं। राम जी आपके मुंगेली जिला गए नहीं तो हम लोग क्या करें बताइए? अरे तो ये सब ये पर्यटन मंत्री जी मुंगेली जिला बहुत जाते हैं। चलिए अब अगला बैठ जाइए आप। राम जी भुवनेश्वर सोवाराम बघेल जी, राम जी तो चंद्रशेखर साहब हो ना, चंदखुरी वहां भी नहीं गए। चलिए हो गया आपका, बहुत हो गया। आपको उत्तर दूंगा भाई। अरे उत्तर आ गया, वो बोल दिए। अब चलिए कौशल्या माता जी बोले जी आगे आपको उत्तर बता दूंगा बोले। चलिए एक प्रश्न कीजिए, चलो चलिए एक प्रश्न कीजिए। अजय चंद्राकर जी जानकी जी का मंदिर है, आप लोग एक एक करके बोलिए ना, सब लोग एक साथ बोलते हो। कौशल्या माता जी का मंदिर है, उनका जन्म स्थान है, रामचंद्र जी की माता का जन्म स्थान है। दोनों को आग्रह कर रहा हूँ, 1000 साल से ज्यादा पुराना श्री राम जानकी आप लोग एक एक करके बोलिए, ऐसे में कैसे प्रश्न उत्तर आएगा? ओ धर्म भैया अपने पड़ोसी को तो बताओ। नकली राम भक्ति मत करिए ना, असली राम भक्ति करिए। धर्म भैया अपने पड़ोसी को बताओ। चलिए मंत्री जी जो है कौशल्या माता जी का चलिए स्थल है। अब सोवाराम बघेल जी बाबा आ गया, बाबा सब आ गया इसमें। अब उसके पास अब उत्तर ही नहीं है, बता रहे होते हो जाएगा। पर्यटन स्थल की आपकी मांग है, हो जाएगा। चलिए भुवनेश्वर बघेल साहब तो झूठ बोले। अरे बहुत 20 मिनट हो गया, चलिए आप बोलिए। आदरणीय उपाध्यक्ष जी आप शांत रहिए। मेरा प्रश्न राजनांदगांव जिले के पुरातात्विक जो स्थान है उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए है। मैं जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य शासन द्वारा संचालित पुरातात्विक धरोहर के साथ साथ लगभग 45 असंरक्षित धरोहर भी उपलब्ध है। ये मूर्तियां 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक है। इसमें डोंगरगढ़ की रणचंडी मंदिर के पीछे रखी हुई प्राचीन मूर्तियां हैं। इसमें भैरव, चामुंडा, शिवलिंग, योद्धा, उपासक आदि है। इसी प्रकार तोतलबहरी, कन्हारगांव, कोकट्टा, ढारा में रखी हुई योद्धा, उपासक, सती आदि की प्राचीन मूर्तियां भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मूर्तियां गोपालपुर की प्राचीन अष्टधातु गणेश जी की प्रतिमा है। सिंगारपुर में बजरंगबली की प्राचीन प्रतिमा, खैरागढ़ में गातापार जंगल, लिमऊ टोला, लचना गाड़ा घाट, कुकरापाट, प्रधानपाट आदि स्थानों में दुर्लभ प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिन्हें चिन्हांकित कर शासन की रिपोर्ट प्रेषित किया गया है, जिसे जिले में ऐसी संरक्षित असंरक्षित धरोहर को पुरातत्व संचालनालय द्वारा रायपुर द्वारा निर्देश पर 2003 से अब तक लगभग 4 बार सर्वे किया जा चुका है। एक मिनट, ये प्रश्न कर रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? आप सीधा प्रश्न कीजिए। मैं प्रश्न कर रहा हूं, थोड़ा बाकी बताने के बाद प्रश्न लगा। चलिए आप सीधा प्रश्न कीजिए ना। मैं अब नए सदस्य हैं, थोड़ा सा लगता है नहीं, प्रश्न करे में रखना है, पढ़े मत। नहीं उनको प्रश्न करेंगे उसमें तो लिख दिया 1 रुपया बघेल जी नए सदस्य है, थोड़ा सा मैंने उन सारे मैडम जगह को चिन्हांकित किया। आप थोड़ा सा डायरेक्ट पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। मैं मंत्री जी से प्रश्न करता हूं कि इन्हें राज्य शासन द्वारा संचालित संरक्षित घोषित करने की क्या योजना है तथा शासन द्वारा संरक्षण प्रदान करने कब तक आदेशित किया जाएगा? मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था वो तो जानकारी निरंक है, लेकिन अभी कुछ नई बातों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। ठीक है, अगला शिवरतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है
कस्टम मिलिंग के दर के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है अरवा का 10 रुपए और उसना का 20 रुपए मिलिंग है 21-22 और 22-23 में। इसमें प्रदेश सरकार दोनों सत्रों में प्रोत्साहन राशि कितनी कितनी दे रही है मिलर्स को, एक, और दूसरा जो मिलर्स को प्रोत्साहन राशि देने के बाद कटौती कौन सी कर रही है, बारदाने गोरा में किस दर पे कटौती कर रही है, ये जानकारी दे दीजिए मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि 120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है और अलग अलग नॉर्म्स में जिसमें कमी पाई जाती है कटौती केवल इसमें होती है और स्पेशल कोई कटौती का कोई नियम नहीं। मेरा प्रश्न 21-22 और 22-23 दोनों के लिए है। क्या 21-22 में भी 120 रुपए दे रहे हैं आप प्रोत्साहन राशि? ये 22-23 के लिए मैंने 21-22 दोनों का पूछा है ना। मेरा प्रश्न 22-23 में दिया जा रहा है 120 रुपए और 21-22 में क्या दे रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट मिल नहीं है, इसका भारत सरकार की तरफ से 10 रुपए और 20 रुपए प्रति क्विंटल है। 22-23 के हिसाब से 120 रुपया है और उसमें 2 महीने की मिलिंग का उपभोग करने के बाद ही प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। क्या है 2 महीने की मिलिंग करने के बाद बदले में उत्तर देने खड़े हो गए, पूरी जानकारी है नहीं पूरी जानकारी मैं आपसे पूछ लेता हूं। ये जो प्रदेश सरकार 120 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है, ये कस्टम मिलिंग का जो सेंट्रल ने रेट तय किया है उसको मिला करके है कि उसके अतिरिक्त है? नंबर 1। नंबर 2, जो मिलर्स धान उठाता है और चावल जमा करता है उसमें मिलर से बारदाने की राशि कितनी काटी जाती है और हम किसान को कितना बारदाने की राशि देते हैं? बारदाना की राशि सुन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 120 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और ये उससे 10 रुपया 20 रुपए से अलग है। बारदाने का उत्तर नहीं है। चलिए बारदाना बता दीजिए, अंतिम प्रश्न है आपका। नहीं अरे प्रश्न एक ही 2 प्रश्न हुआ है माननीय उपाध्यक्ष जी। अब नहीं, अकबर भाई तो 2000 से 2003 तक खाद्य मंत्री रहे। अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? बारदाना बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी की प्रतिभा पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। हम सब मानते हैं कि प्रतिभा जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं जिम्मेदारी। 7 रुपए 32 पैसा। माननीय अध्यक्ष जी, 7 रुपए 32 पैसे पर बोरा किसको काटा जा रहा है? आपने बारदाने का कहा ना। मैंने बारदाने से पूछा ना। मिलर से काटा जा रहा है 25 रुपए, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं अधिकारी, और किसान को दिया जा रहा है 7 रुपए 25 पैसे। 18 रुपए की तो किसान को चूना यहां लगा रहे हो। एक दूसरा विषय ये मानिए, मैंने देयक की जानकारी पूछी है तो इन्हें 2021-22 में 108 करोड़ रुपए देने की बात स्वीकार की है और 181 करोड़ 47 लाख रुपए देना शेष बताया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देयक प्राप्त नहीं हुआ है। आपको मैं जानकारी में दे दूं कि सारे राइस मिलर्स देयक समय पे जमा करते हैं पर जानबूझ के पेमेंट रोका जाता है। इसमें राइस मिलर्स से आरजी टैक्स की वसूली होती है माननीय उपाध्यक्ष, और जब तक बहुत ज्यादा राइस मिल है क्या सरबाजी आपके, तब तक किसी मिलर्स का पेमेंट नहीं होता, चाहे वो 2021 का है, 21-22 का है या 2022-23 का है। अब आरजी टैक्स माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, पहले फूड मिनिस्टर रह चुके हैं और आज की व्यवस्था को भी वो जानते हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूं कि पिछले साल आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं क्या 181 करोड़ देना बाकी, कितने राइस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत किया और उनके देयक वापस किए, ये बता दें आप। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया अपने प्रश्न को पढ़ लें। सबसे पहली बात तो ये कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, वो इस तरीके का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि कुछ है तो आप सबूत के साथ रख दो। दूसरी बात ये कि आप अपने प्रश्न को देखिए। अब कितने राइस मिल का आपने टोटल पूछा 21, 22, 23 में कितना कस्टम मिलिंग हुआ, दर क्या था, कितना जमा हुआ, कितना बाकी है। अब कितने राइस मिल का वो अलग अलग उसको एक प्रकार समझ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप मेरे प्रश्न को पढ़ने बोल रहे हैं। मैंने अपने प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न किया है
कितना भुगतान करना शेष है। आप भुगतान करने की राशि बता रहे हैं और बता रहे हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, देयक प्रस्तुत होता है, देयक प्रस्तुत करने के बाद भुगतान किया जाता है। तो मैंने सीधा एक प्रश्न चंद्राकर जी आप कर लीजिए, दोनों प्रश्न आ जाए। कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत किया और उनका भुगतान नहीं हुआ ये बता दें। चलो आप एक साथ उत्तर दे देंगे। मानिए मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाए। यहाँ राइस मिलर देयक प्रस्तुत कर रहे हैं, पर जब तक आरजी टैक्स का भुगतान नहीं होता तब तक उनका भुगतान नहीं होता। तो मैंने सीधा प्रश्न किया कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत किया है, उनके पश्चात उसका भुगतान नहीं हुआ, इसकी जानकारी दे दे बस आप। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष जी, ये आरजी टैक्स है क्या? इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है सदन के माध्यम से, और ये कब लगा है? चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21-22 में 2035 पंजीकृत किसान हैं, ये पंजीकृत मिलर, और 22-23 में 2290, टोटल 108 करोड़ रुपए का भुगतान देना बाकी है। अब उसमें कितने किसान, आप अपने मूल प्रश्न को तो देखिए कि अलग अलग कितने, क्या इस तरीके का कुछ नहीं है, टोटल कितना बाकी है, और ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि 2035 और 2290 तो कैसे। चलिए अजय चंद्राकर जी आप बोलिए। मेरे उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया, उनको तो दे दिया, आपने उत्तर में दिया कि भाई 181 करोड़ रुपए पेमेंट करना शेष है, और शेष होने का कारण यह बताया गया है कि उन्हें देयक प्रस्तुत नहीं किया। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ के सारे राइस मिलर ने 21-22 का देयक प्रस्तुत किया है और उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर आप उत्तर दे रहे हैं कि उन्हें देयक प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो आप ये बताएं ना कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया। मूल प्रश्न में अगर बात है तो बता दीजिए। आप संख्या तो बताएं इतने राइस मिलर का देयक प्रस्तुत नहीं हुआ है, कितना बाकी है, कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया ये बता दें मेरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया बिल्कुल सही है, जिसका। चलिए अजय चंद्राकर जी आप बोलिए। मैंने अरे प्रश्न उसका आने दीजिए ना, उनका आने दीजिए। देयक प्रस्तुत नहीं हुआ, उसका भुगतान बाकी है, और देयक प्रस्तुत होने के बाद भी परीक्षण किया जाता है, पूरा मिलान होता है, उसके बाद भुगतान। शर्मा जी एक प्रश्न उनका। मैंने माननीय उपाध्यक्ष जी बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया। चलिए आपने कहा देयक प्रस्तुत, मैंने प्रश्न किया है कि कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया। एक शब्द एक प्रश्न सीधा सीधा। आप बोल रहे हैं देयक प्रस्तुत नहीं हुआ इसलिए हमने उनको पेमेंट नहीं किया, कितने ने प्रस्तुत नहीं किया ये बता दीजिए ना मुझे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल 289, जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल के विरुद्ध भुगतान हेतु शेष 366 करोड़। चलिए आप अजय चंद्राकर जी आप पूछिए। अरे एक एक करके पूछिए भाई, आप भाई ऐसे भी कैसे उत्तर आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने चीज एक्सेप्ट की है कि सारी चीज ऑनलाइन आ गया, बाकी लोगों के पास सारी चीज ऑनलाइन है, घुमा क्यों रहे हैं? कृपया एक एक करके पूछिए कब आएगा। बहुत ज्यादा समय हो गया, बाकी सदस्यों को भी मौका दिया जाए। उत्तर में कितनी राशि भुगतान की मैंने प्रश्न किया, कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया। देयक प्रस्तुत करने के लिए कोई अंतिम तिथि है क्या, ये बता दें मंत्री जी मुझे। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों को भी मौका दीजिए। चलिए अजय चंद्राकर जी प्रश्न कीजिए, आएगा प्रश्न आ रहे आधे घंटे समय न बर्बाद किया जाए, बाकी सदस्यों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलों के प्रकरण ऑनलाइन है। चलिए श्रीमती उत्तर कहाँ है मेरा प्रश्न, चलो उत्तर कहाँ है? आप तो एक एक करके पूछिए तो आगे बढ़ूंगा। मंत्री जी का उत्तर तो सुन लीजिए। मेरे मंत्री का उत्तर आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन सिस्टम है, सतत प्रक्रिया है। हाँ, अभी मैं कोई सतत प्रक्रिया बता रहे हैं। लोगों ने एक प्रश्न आप करिए। उपाध्यक्ष महोदय, कितने लोगों ने उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है आप अलग से कक्ष में मिल लीजिए। आप बोलिए आप उपाध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि राइस मिलर अजय चंद्राकर जी मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे अरे आप अकेले आप बैठ जाइए। बृहस्पति जी बैठिए, प्रश्न काल है, प्रश्न काल है। प्रश्न करवा रहे हैं, किस तरह से बात मैं समझ, चल बैठिए प्रश्न। ऐसा लग रहा है कि राइस मिलर लोग प्रश्न करवा रहे हैं। वो सब मैं प्रश्न करता हूँ, आप प्रश्न काल में बातचीत न करें। अजय चंद्राकर जी अरे आपके बाद अजय को अगर नाम पुकारा गया, बृहस्पति सिंह भी पूछ सकता है। चलिए आप लोग चलिए बढ़ जाइए, अभी पुरातन चलो आप अभी पुरातत्व वाले में मूल क्वेश्चन करना कौन है
जाइए अब सब, बैठ जाइए फिर 1847 ओ बृहस्पति जी बैठ जाइए। आपके समझ नहीं आ रहा है। अब आप लोग नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप पूछिए। प्रश्नों का भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अंतिम प्रश्न है आपका बस। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार बिना नाम पुकारे भी 10-15 लोग पूछ सकते हैं। आप लोग ऐसा नहीं है। अभी पुन्नू लाल जी के क्वेश्चन में भाषण पढ़ रहे थे। चलिए आप लोग बैठ जाइए, अरे आप लोग बैठिए। हम लोग बिना ट्रेनिंग के बैठ जाइए। अरे आप बैठ जाइए, प्रश्नकाल है, 12 मिनट बाकी है, रुक जाइए और प्रश्न आएगा। माननीय उपाध्यक्ष आप इधर उधर बात मत करिए, प्रश्न डायरेक्ट कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय मैं पूछ रहा हूँ, पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। आप तो आला दर्जे के आलिम, अरे आप बैठ जाइए, आप पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूँ ना मैं तो, आप आला दर्जे के आलिम, आप क्वेश्चन नहीं आने दे रहे। प्रश्न का महत्वपूर्ण काल है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है, समय का महत्व नहीं। नए सदस्य लोग भी लगाए लाइन में है अभी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नियम प्रक्रिया में जो 21-22 का 22-23 की भी मिलिंग खत्म हो गई, 23-24 की भी मिलिंग लगभग खत्म हो गई, 23-24 की भी मिलिंग लगभग खत्म हो गई। तो 21-22 के 181.47 करोड़ बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है, देयक की जांच करने के बाद कितने दिन में भुगतान कर देने के निर्देश हैं, और यदि उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई आज तक की गई है क्या? चलिए अंतिम प्रश्न। कि ऐसे ही इंडेफिनिट रखा जाता है 2-2 साल तक? चलिए मंत्री जी अंतिम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सूर्यकांत शर्मा जी ने जो कहा कि 20 रुपए क्विंटल के कारण उसको रोका जाता है, इसको विलोपित होना चाहिए, या कोई सबूत है तो आप रख दो। एक बात विलोपित किया जाए, सही बात है, विलोपित किया जाए महोदय जी। इन लोग को जब से दिन भर भ्रष्टाचार करते रहते हैं। दूसरी बात, नरगल प्यार बाजी, नरगल प्यार झूठ की तो कोई सीमा नहीं है, लोग इतना झूठ बोले। चलिए श्रीमती रजना दीपेन साहू जी, श्रीमती रजना दीपेन साहू जी, और क्या प्रश्न बताएंगे? आप लोग शांत रहिए, प्रश्न आने दीजिए। आप लोगों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अपने शब्द वापस ले। कैसे कर सकते हैं उसको विलोपित कैसे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरे भाई बृहस्पति सिंह जी शांत रहे, प्रश्नकाल है, महत्वपूर्ण काल होता है। आप सीनियर सदस्य हैं, प्रश्न दे रहे हैं मंत्री जी, ऐसा नहीं होता। अरे भाई अरे मैं दे रहा हूँ, बैठिए सुनिए तो मेरी बात को। अरे आप, अरे किस तरह का आरोप लगा सकते हो? मैं दिखवा लेता हूँ। मैं दिखवा लूंगा, जो भी कार्रवाई होगा विलोपित करूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, अरे मैं दिखवा लूंगा, फिर विलोपित करवा लूंगा। चलिए आप बैठिए, चलिए प्रश्न पूछिए। शांत रहिए, शांत रहिए। मैं दिखवा लूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं विलोपित करा दूंगा। चलिए आप वो उत्तर देंगे ना, मैं तो प्रश्न चलिए मंत्री जी झूठा आरोप लगाया है मंत्री जी, सार्थक प्रश्न उत्तर दीजिए। इसके बाद आगे अरे बृहस्पति सिंह जी, झूठा 9 मिनट बाकी है, एक आध प्रश्न आ जाएगा मैडम का। चलिए वो जवाब देंगे। अरे हो गया, उपाध्यक्ष महोदय जी उसका जवाब देंगे। अरे आ गया जवाब दे रहे भाई, अनावश्यक खड़ा मत करो। करोड़ों का दान घोटाला, अरे हो गया, कर देंगे।
घोटाला चलिए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे आप बैठ जाइए, मैं भी स्थापित कर दूंगा। चलिए अब बढ़िए, वोरा जी बैठिए, अरे वोरा जी बैठिए, विलोपित कर दूंगा। मंत्री जी अब बैठ जाइए, अब बढ़ जाइए, आप प्रश्न उत्तर आने दीजिए। अब कोई भी नहीं हो तो मैं स्थगित कर दूंगा। चलिए आप बताइए, चलिए आप शांत रहेंगे, आप तैयार रहेंगे। चलिए दूसरी बात ये, आपने ये कहा कि कितने दिनों के अंदर भुगतान करना चाहिए, तो कितने दिनों के अंदर करना ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए बिल प्रस्तुत होने के बाद परीक्षण होगा, पूरा मिलान होगा, उसके बाद भुगतान होगा। कितने दिनों में करना है? श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, अब होने दे चंद्रशेखर साहब, किसी में नहीं रहेंगे। चलिए आप बोलिए मैडम। अरे हो गया, प्रश्न आ गया, किसी में पूरा प्रश्न आ गया। आप शांत रहिए, अब शांत रहिए, अब कोई भी सदस्य नहीं उठेंगे, शांत रहिए। चलिए आप लोग, चलिए सोनिया जी बोलिए आप। पूरा चंद्रशेखर जी, श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या महिला विधायक का क्वेश्चन नहीं आने दे रहे हैं। महिला विधायक के श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, भाजपा की नीति नहीं चलेगी। मंत्री जी का उत्तर नहीं आया और ये आर्थिक टैक्स है क्या? कमीशन खाया जा रहा है 20 रुपए क्विंटल और मंत्री जी के श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, मंत्री जी चलिए मैडम, मुझे बात करिए, मुझसे सीधा उनसे बात। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, अरे माननीय मंत्री जी के जवाब में उन्होंने लिखा है 9 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्यवाही आपने की है। माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने 9 स्थानों के अलावा और कहीं अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्यवाही की है क्या? और इसके अलावा यदि कार्रवाई की तो आपके पास जानकारी है क्या? माननीय मंत्री जी मुझे उत्तर के दौरान जो आरोप लगाया, या तो सबूत पेश करो या फिर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप खुद पेश करो, ये तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरा सेटिंग चल रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, आप लोग मैंने हेलो, बैठ जाओ, बैठिए, मैंने व्यवस्था दे दी है, अगर जो होगा मैं विलोपित करवा लूंगा, ठीक है? अब माननीय उपाध्यक्ष जी, नहीं माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये बिल्कुल गलत बात है। बिना सबूत के उसमें आपको चलिए बताइए, आप सबूत ये विलोपित होना चाहिए। मंत्री जी के उसके बाद ही कार्रवाई होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। चलो उसके बाद ही
मैंने व्यवस्था दे दिया है, आप लोग अपना सहयोग करें। प्रश्नकाल है, 3 मिनट 2 मिनट बाकी है। आप सभी से मैंने व्यवस्था दे दिया, आप लोग शांत होकर प्रश्न बात करिए। आपको आप शांत रहिए, शांत रहिए। मैंने व्यवस्था दे दिया है, कृपया प्रश्नकाल में सहयोग करेंगे। चलिए चलो, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठ बोलना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, नहीं दे बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो अध्यक्ष जी। भैया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, खड़े हो गए बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए। ये व्यवस्था ठीक नहीं है संसदीय प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया गलत है। बैठिए अपना, बैठिए, बैठिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं गलत व्यवस्था दे दिया हूँ, मैं आगे होगा तो नोटिस कर दूंगा। मैडम प्रायोगिक तरीके से करते हैं मंत्री। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग बैठिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। बैठिए, बैठिए, ये तरीका अच्छा नहीं है, ये अच्छा तरीका आपको जवाब देना पड़ेगा। समय देखिए, ये उत्तर देने की प्रश्नकाल समाप्त। 12:30